नमस्कार दोस्तों, बायजूस आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम 14 मई 2020 के द हिंदू अखबार के समाचार विश्लेषण आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। इसमें प्रमुख आर्टिकल, उनका विश्लेषण प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा दोनों के अनुसार हम प्रमुख रूप से करेंगे और प्रत्येक आर्टिकल से संबंधित प्रारंभिक परीक्षा या मुख्य परीक्षा के लिए जो भी प्रश्न है वो भी आपको प्रैक्टिस के लिए दिए जाएंगे। हम अपनी पहली न्यूज़ पर आते हैं। मेजर स्टिमुलस पैकेज फॉर एमएसएमईज। आप सभी इस चीज़ को जानते हैं कि भारत सरकार के द्वारा लगभग 20 लाख करोड़ रुपए का एक इकोनॉमिक पैकेज है, उसकी घोषणा की गई है। और इस पैकेज की अगर हम बात करें तो ये एक तरह से आत्मनिर्भर भारत अभियान का एक हिस्सा माना जा रहा है। तो इसमें अगर हम देखें तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज जो पहले ही घोषणा हो चुकी है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज, इसकी पहले घोषणा हो चुकी है, जिसमें लगभग 1.7 लाख करोड़ रुपए भारत सरकार के द्वारा अलग अलग जो वर्ग हैं उनके लिए दिए गए थे। इसके अलावा अगर आप देखें तो आरबीआई के द्वारा बाजार में तरलता को बढ़ाने के लिए कुछ कार्य किए जा रहे थे। ये सारा हिस्सा आत्मनिर्भर भारत अभियान में एक तरह से माना जाएगा। तो इसी कड़ी में अगर आप देखें तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा कुछ उपायों की घोषणा की गई है, जिनके माध्यम से भारत में आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था को एक तरह से बनाने का प्रयास किया जाएगा। आपने प्रधानमंत्री के भाषण में एक शब्द सुना होगा जिसमें उन्होंने कहा था वोकल फॉर लोकल, यानी जो हमारा घरेलू एक तरह से उत्पाद है उसके लिए अब हम ज़्यादा अपने आप को आगे बढ़ाएंगे, या अपने घरेलू उत्पादों को आगे बढ़ाकर हम अपनी अर्थव्यवस्था में जो घरेलू क्षेत्र है उसको आगे बढ़ाकर अपनी अर्थव्यवस्था का जो वर्तमान स्वरूप है उसको बड़े पैमाने पर परिवर्तित करेंगे। तो आप कह सकते हैं बहुत महत्वाकांक्षी योजना है। और वर्तमान कोविड-19 के समय इस तरह के घरेलू अर्थव्यवस्था पर जो प्रयास सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं, ये सबसे अच्छा तरीका माना जा सकता है अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने का, क्योंकि वैश्विक स्तर पर जो भूमंडलीकरण है उसके एक तरह से नकारात्मक परिणाम दिखाई पड़ रहे हैं और अभी भी विश्व के स्तर पर आर्थिक गतिविधियां नहीं शुरू हुई हैं। तो कहीं ना कहीं घरेलू अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाकर अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने का एक प्रयास किया जा सकता है। तो इसी कड़ी में हम देखते हैं वित्त मंत्री के द्वारा जो पैकेज दिया गया है, इसमें अलग अलग जो योजनाएं हैं उनके संबंध में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। यहाँ पर हम पहली अगर योजना की बात करें तो ये एक तरह से एमएसएमई के लिए दिया गया है। एमएसएमई की अगर हम बात करें तो माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस, यानी सूक्ष्म लघु तथा मध्यम इकाई। तो एमएसएमई जो क्षेत्र है ये अर्थव्यवस्था में एक रीढ़ की हड्डी है। अगर हम देखें तो रोजगार की अगर हम बात करें या हमारी जीडीपी में योगदान की बात करें तो एमएसएमई का एक सबसे बड़ा हिस्सा बनता है। तो कहीं ना कहीं एमएसएमई को बढ़ावा देना, इस जो प्रोजेक्ट है कहीं ना कहीं एमएसएमई को बढ़ावा देना एक प्रमुख रूप से यहाँ लक्ष्य रखा गया है। और इसीलिए जो पैकेज है उसमें बड़ा एक तरह से जो योगदान है वो एमएसएमई के लिए रखा गया है। यहाँ सरकार के द्वारा ये बताया गया है कि 3 लाख करोड़ रुपए का एक पैकेज दिया जा रहा है। एमएसएमई से संबंधित अगर हम पहला देखें तो 3 लाख करोड़ रुपए के ऋण एक तरह से एमएसएमई को प्रदान किए जाएंगे और इस ऋण पर कोई भी गिरवी रखने यानी कोलेट्रल की एक तरह से जो आवश्यकता है वो नहीं है। तो गिरवी रखना आवश्यक नहीं है। इस 3 लाख करोड़ रुपए के लोन की अगर हम बात करें तो 45 लाख जो एमएसएमई है उनको इसके एक तरह से लाभ होगा। तो ये एक बड़ा यहाँ पर सरकार के द्वारा घोषणा की गई है। दूसरी अगर हम यहाँ पर देखें एमएसएमई के लिए तो 20,000 करोड़ रुपए की लागत से एक कोष बनाने की बात चल रही है और इसके माध्यम से लगभग 2 लाख जो एमएसएमई है उनको एक तरह से फायदा दिया जाएगा। और इन अगर एमएसएमई की बात करें तो ये एक तरह से गैर निष्पादनकारी बन चुके हैं, जिसको हम कहते हैं एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। मतलब ऐसे एमएसएमई जिनका जो लोन लिया गया है वो समय पर वापस नहीं कर पाए हैं, तो बैंकों के द्वारा उसको एनपीए या गैर निष्पादनकारी संपत्ति घोषित कर दिया गया है। तो इस कारण से ये एमएसएमई आगे के लोन नहीं ले पा रहे हैं। तो इस तरह के 2 लाख एमएसएमई हैं तो इनको आर्थिक मदद दी जाएगी 20,000 करोड़ रुपए की, जिससे ये आगे जो ऋण की सुविधा है वो अपने लिए प्राप्त कर सके। तीसरा अगर हम देखें तो भारत सरकार के द्वारा 10,000 करोड़ रुपए की लागत से, तीसरी अगर हम देखें तो 10,000 करोड़ रुपए की लागत से भारत सरकार के द्वारा फंडों का एक फंड बनाया जाएगा, जिसके माध्यम से एमएसएमई को इक्विटी मदद दी जाएगी। तो एमएसएमई में इक्विटी मदद देने का मतलब है जो भी एमएसएमई है उनमें जो भी हिस्सेदारी शेयर के रूप में है वो एक तरह से सरकार पैसा लगाकर खरीदेगी। तो इक्विटी निवेश एक तरह से प्रदान किया जाएगा 10,000 करोड़ रुपए का।
ये 10,000 करोड़ रुपए का एक प्रारंभिक कोष बनाया जा रहा है और इसमें आगे चलकर भारत सरकार 50,000 करोड़ रुपए एक तरह से एकत्रित करेगी, जिससे एमएसएमई को लंबे समय के लिए मदद प्रदान की जा सके। एक चौथा हिस्सा अगर हम देखें तो एमएसएमई की जो परिभाषा है इसमें बड़ा परिवर्तन किया गया है। अभी तक जो एमएसएमई की परिभाषा जो थी उसमें परिवर्तन सरकार के द्वारा घोषित किया गया है, तो हम इसको अलग से यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो एमएसएमई की परिभाषा जो परिवर्तन किया गया है इसको हम सेपरेट डिस्कस करेंगे। अन्य जो पैकेज में दिए गए हैं उन घोषणाओं को पहले देख लेते हैं। तो दूसरा अगर हम देखें एमएसएमई के बाद, तो दूसरा प्रमुख भाग है कि भारत सरकार के द्वारा जो भी सरकारी खरीद की जाती है, यानी भारत सरकार के अलग अलग विभाग हैं, अलग अलग मंत्रालय हैं, उनके द्वारा एक तरह से जो खरीद की जाती है, उस खरीद में ये कहा गया है कि जितना भी 200 करोड़ रुपए तक की जो खरीद है, इसमें अब कोई भी विदेशी एक तरह से जो कंपनी है वो ठेके के लिए बोली नहीं लगा सकती है। यानी सरकारी खरीद में 200 करोड़ रुपए तक की जो खरीद का पार्ट है उसमें केवल घरेलू उद्योग बोली लगा पाएंगे। तो यहां ध्यान रखें, सरकारी खरीद में 200 करोड़ रुपए तक की जो खरीद है उसमें केवल घरेलू उद्योगी बोली लगा पाएंगे और विदेशी या अन्य कंपनियों को बोली लगाने की इजाजत नहीं होगी। तो ये भी भारत के जो घरेलू उद्योग हैं उनकी एक तरह से खपत बढ़ाने का एक तरीका है, जिससे कि जो हमारे घरेलू उद्योग हैं, जिससे हमारे घरेलू उद्योग तेजी से अर्थव्यवस्था में अपने योगदान को बढ़ा सके। अगर हम आयकर की बात करें, इनकम टैक्स की, तो आयकर दाताओं को एक छूट दी गई है कि जो भी आयकर को रिटर्न भरने की जो डेट है उसको 30 नवंबर 2020 तक एक तरह से बढ़ा दिया गया है। और उसी तरह से इनकम टैक्स का जो ऑडिट किया जाता है वो ऑडिट करने की जो डेट है इसको 31 अक्टूबर 2020 तक एक तरह से बढ़ा दिया गया है। इसी के साथ साथ आप देखें कि प्रत्यक्ष कर में एक तरह से जो भी कर विवाद है उनको निपटारा करने के लिए भारत सरकार के द्वारा एक योजना संचालित हो रही है, विवाद से विश्वास। इसमें एकमुश्त अपने ब्याज या जो भी पेनल्टी का पार्ट है उससे देकर आप जितने भी अपने कर के जो भी आपके केसेस हैं उनका निपटारा कर सकते हैं। तो इसके लिए जो समय सीमा है इसको बढ़ा दिया गया 31 दिसंबर 2020 तक। तो ये आयकर के लिए जो भी लोग जाने वाले हैं उनके लिए एक बड़ी छूट भारत सरकार के द्वारा दी गई है। इसी के साथ साथ ध्यान रखें कि इनकम टैक्स का जो रिफंड आता है, तो जो रिफंड आते हैं उन रिफंड की अगर हम बात करें, आईटी रिफंड की अगर हम बात करें, तो जो चैरिटेबल ट्रस्ट जिनको रिफंड आने थे या गैर निगम व्यापार साझेदार, यानी कॉरपोरेट कंपनियां नहीं हैं लेकिन व्यापारिक साझेदारी करती हैं, इस तरह की संस्थाएं, या सीमित देनदारी की जो साझेदारियां हैं, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एलएलपी, इस तरह की जो संस्थाएं हैं उनके जो इनकम टैक्स के रिटर्न वापस आने, रिफंड आने, उसको भारत सरकार ने घोषणा करी है कि जल्द से जल्द इस तरह के जो रिटर्न है वो उपलब्ध कराए जाएंगे इन संस्थानों को। इसी के साथ साथ आप देखें, अगर हम 2020-21 के लिए बात करें, तो 2020-21 का जो वित्तीय वर्ष है इसके लिए जो टीडीएस का पार्ट है, यानी टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, और दूसरा टैक्स कलेक्शन एंड सोर्स। ध्यान रखें, टीडीएस टैक्स डिडक्शन एट सोर्स और टीसीएस टैक्स कलेक्शन एट सोर्स। टीडीएस और टीसीएस इन दोनों के लिए एक तरह से जो कटौती भारत सरकार के द्वारा की जाती है उसमें 25% की छूट भारत सरकार के द्वारा जी जाएगी। तो जो टीडीएस का पैसा कटेगा उसमें 25% की कमी भारत सरकार करेगी, एक तरह से छूट देगी। तो अगर टीडीएस और टीसीएस का पैसा आयकर में कम कटेगा तो ये कहने के लोगों को ज़्यादा आमदनी उनके हाथ में देगा, जिससे वो आसानी से ज़्यादा खर्च कर पाएंगे। तो ये अर्थव्यवस्था में एक तरह से खपत को बढ़ाने का एक तरीका है। इस चौथे पार्ट पर हम देखते हैं, भारत सरकार के द्वारा 45,000 करोड़ रुपए के ऋणों की घोषणा की गई है और ये ऋण प्रदान किए जाएंगे गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी यानी एनबीएफसी, इसके अलावा हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज जो हैं और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस यानी सूक्ष्म वित्त के जो संस्थान हैं, उसके अलावा आवास के लिए जो ऋण उपलब्ध कराते हैं, और गैर बैंकिंग जो वित्तीय कंपनियां हैं इनको एक तरह से ऋण उपलब्ध कराने के लिए 45,000 करोड़ रुपए भारत सरकार के द्वारा उपलब्ध कराए जाएंगे। और ये जो ऋण है ये एक तरह से आंशिक गारंटी पर भारत सरकार प्रदान करेगा। यानी अगर कोई बैंक 45,000 करोड़ के इस ऋण को प्रदान करता है एनबीएफसी या हाउसिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन को या सूक्ष्म वित्त की कंपनी को, तो भारत सरकार इसके कुछ ऋण की गारंटी लेगा।
पूरे ऋण की गारंटी भारत सरकार नहीं लेगा। इसी के साथ साथ एक पांचवा अगर हम पार्ट देखें तो सेम है चौथे की तरह, 30,000 करोड़ रुपए का। तो यहां पर भी सरकार के द्वारा एक तरह से ऋण प्रदान किया जाएगा। किनको? एनबीएफसी को, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां, इसके अलावा आवास की वित्त उपलब्ध, इसके अलावा आवास के लिए वित्तीय सुविधा उपलब्ध कराने वाली कंपनी यानी हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, इसके अलावा सूक्ष्म वित्त कंपनियां, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस। तो ये जो संस्थान है इनको भारत सरकार 30,000 करोड़ रुपए के एक तरह से ऋण उपलब्ध कराएगी और ये पूर्ण रूप से जो गारंटी है इसकी भारत सरकार देगी। तो अंतर दोनों में ध्यान रखें, पहला वाला आंशिक गारंटी में है और ये पूरी गारंटी के साथ में है। तो इसमें भारत सरकार करेगी ये कि जो भी एनबीएफसी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां हैं या आवास की वित्तीय कंपनियां हैं या सूक्ष्म वित्त के संस्थान हैं, इनके जो ऋण पत्र हैं उनको एक तरह से खरीदकर भारत सरकार के द्वारा निवेश किए जाएंगे। किसके माध्यम से? आरबीआई के माध्यम से। तो ये एक तरह से 30,000 करोड़ रुपए का पूर्णतः भारत सरकार की गारंटी के माध्यम से ऋण प्रदान करने का एक तरीका है। एक छठवें पॉइंट पर देखते हैं तो भारत सरकार के द्वारा 90,000 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए जाएंगे जो बिजली वितरण की कंपनियां हैं राज्यों में, यानी पावर डिस्ट्रीब्यूशन जो कंपनीज हैं। और ये जो 90,000 करोड़ रुपए हैं ये प्रदान करने का काम करेंगी दो सरकारी संस्थाएं, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन पीएफसी और दूसरा रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन। तो पीएफसी और आरईसी इन दोनों सरकारी जो कंपनियां हैं उनके माध्यम से 90,000 करोड़ रुपए बिजली वितरण कंपनियों को उपलब्ध कराए जाएंगे, क्योंकि बिजली के वितरण में जो उन्हें घाटे हो रहे हैं उसे पूरा करने के लिए यह सुविधा सरकार के द्वारा दी जा रही है। अगर हम सातवें पार्ट पर देखें तो ईपीएफ एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, इसमें सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि जो भी कंपनियां और कर्मचारियों का जो योगदान होता है उनका एक तरह से जो 12% पार्ट है वो एक तरह से भारत सरकार के द्वारा दिया जाएगा। तो ईपीएफ में जो 12% का योगदान एक तो कंपनी करती है जो एम्प्लॉयमेंट दे रही होती है और दूसरा जो कर्मचारी है, दोनों के द्वारा योगदान दिया जाता है। तो इसको भारत सरकार आने वाले 3 महीने के लिए और इसमें योगदान सरकार करेगी। अभी ध्यान रखें पिछला जो पैकेज था उसमें भारत सरकार ने घोषणा करी थी कि मार्च, अप्रैल और मई 3 महीनों के लिए ईपीएफ में अनुदान भारत सरकार देने वाली थी। अब सरकार ने इसको 3 महीने के लिए और बढ़ा दिया है। इसका मतलब जून, जुलाई और अगस्त इन 3 महीनों के लिए भी ईपीएफ में जो योगदान है वो भारत सरकार के द्वारा ही दिया जाएगा। तो पिछला 3 महीने के लिए जो दिया गया था इसे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज में घोषणा की गई थी। 8वें पार्ट पर देखते हैं प्रोविडेंट फंड का हिस्सा। अगर हम प्रोविडेंट फंड के पार्ट पर देखें तो 12% की जो वैधानिक कटौती है उसको भारत सरकार ने घटाकर 10% कर दिया है, यानी 10% की कटौती अब कर्मचारियों के सैलरी में से ली जाएगी। और ये 2% जो हिस्सा घटाया गया है इससे एक तरह से कर्मचारियों को ज्यादा आमदनी उनके पास पहुंचेगी, तो जिससे वह आसानी से अर्थव्यवस्था में खर्च कर सकते हैं। तो खपत बढ़ाने के एक तरीके के रूप में आप इसको देख सकते हैं। इसी के साथ साथ देखें कि भारत सरकार के जितने भी रेलवे के प्रोजेक्ट हैं, जितने भी सड़क प्रोजेक्ट हैं भारत सरकार के, जो हाईवे के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, या इसके साथ साथ अगर हम देखें सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट यानी सीपीडब्ल्यूडी, सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट सीपीडब्ल्यूडी, इनके जो भी एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट हैं वो अगर मान लीजिए हाल फिलहाल में खत्म हो रहे हैं तो उनको भारत सरकार ने 6 माह के लिए एक तरह एक्सटेंड कर दिया है। यानी कॉन्ट्रैक्ट में कार्य को खत्म करने की जो समय अवधि है उसको 6 महीने बढ़ा दिया गया है। इससे कॉन्ट्रैक्टर्स को समय ज़्यादा मिल पाएगा और वो अपने कार्य को पूरा कर पाएंगे, क्योंकि वर्तमान में जो श्रमिक हैं या कर्मचारी हैं वो आसानी से उपलब्ध नहीं है। तो इसीलिए सरकार ने इसको 6 महीने एक तरह से बढ़ा दिया है। इसी के साथ साथ ध्यान रखें अगर हम रियल इस्टेट की बात करें, यानी अगर हम अपने कंस्ट्रक्शन के बिजनेस की बात करें, तो रियल इस्टेट में भारत सरकार के द्वारा घोषणा की गई है कि जितने भी रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट हैं, यानी भारत में अगर जो भी प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड हैं तो वो राज्यों में जो रेरा संस्था होती है वहां पर रजिस्टर्ड होते हैं। तो जो भी रजिस्टर्ड रियल इस्टेट के प्रोजेक्ट हैं उनको भी एक तरह से कंप्लीट करने की जो समय अवधि है उसमें भारत सरकार के द्वारा 6 महीने की छूट दी गई है, यानी वो 6 महीने तक अपने कार्य को और ज्यादा बढ़ा सकते हैं। ये अगर हम देखें तो प्रमुख रूप से वित्त मंत्री के द्वारा की गई घोषणाएं हैं, जिनके माध्यम से अर्थव्यवस्था में तरलता और जो भी अर्थव्यवस्था के प्रमुख हिस्से हैं उनमें कहीं ना कहीं जो ऋण प्राप्त करने की क्षमता है उसको बढ़ाने का कार्य किया गया है। अभी हमने यहाँ पर एक देखा था कि जो हमारा एमएसएमई सेक्टर है, यानी सूक्ष्म लघु तथा मध्यम
जो इकाइयां हैं उनकी डेफिनेशन अगर हम देखें तो भारत सरकार के द्वारा परिवर्तित की गई है। ये पुरानी डेफिनेशन का पार्ट है और ये नई डेफिनेशन है। अगर आप पुरानी डेफिनेशन को ध्यान रखें तो यहाँ पर तरीका ये था कि जो भी निवेश प्लांट में और मशीनरी में, यानी जो भी उपकरण मशीन यूज की जा रही है किसी भी संयंत्र में, उसमें जो निवेश किया जा रहा है उसकी मात्रा के अनुसार एक तरह से माइक्रो, स्मॉल और मीडियम, सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्योगों का बंटवारा किया जाता था। जो निवेश प्लांट और मशीन में और उपकरणों में किया जाता था उसके आधार पर सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्योगों का बंटवारा किया जाता था। और ध्यान रखें, जो एमएसएमई में उद्योग थे उनको दो भागों में एक तरह से बांटा गया था। एक को कहा जाता था मैन्युफैक्चरिंग, यानी ये कहलाता था विनिर्माण का। जैसे फैक्ट्रियां हैं जो फैक्ट्री उत्पाद करते हैं, तो एक विनिर्माण का क्षेत्र था और दूसरा क्षेत्र कहलाता था सेवा क्षेत्र। तो एक बड़ा अंतर ध्यान रखें कि पहले जो डिवीजन था उसमें एमएसएमई विनिर्माण और सेवा क्षेत्र में बटा था, लेकिन वर्तमान में अगर आप देखें तो ऐसा कोई अंतर अब नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस को एक ही श्रेणी में डाला गया है। तो पहला बड़ा अंतर ये ध्यान रखें। और इन्वेस्टमेंट की जो लिमिट है, अगर हम सूक्ष्म उद्योग की बात करें तो सूक्ष्म उद्योग के लिए लिमिट ये था कि अगर विनिर्माण के क्षेत्र में है तो 25 लाख रुपए तक का निवेश, अगर लघु उद्योग में है तो 25 लाख से 5 करोड़ रुपए तक का, और अगर मध्यम उद्योग में है तो 5 करोड़ से 10 करोड़ रुपए तक का निवेश। इसी के साथ साथ अगर सेवा क्षेत्र में है तो 10 लाख रुपए तक का निवेश, अगर लघु उद्योग में है तो 10 लाख रुपए से लेकर 2 करोड़ रुपए तक का निवेश, और अगर मध्यम उद्योग है सेवा क्षेत्र में तो 2 करोड़ से 5 करोड़ रुपए तक का निवेश होता था। इस लिमिट है, इसमें सरकार ने परिवर्तन किया है और जो तरीका है वो बदल गया है। नया जो वर्गीकरण है, अगर हम उसकी बात करें तो नया वर्गीकरण का आधार है इन्वेस्टमेंट, निवेश, और साथ साथ एनुअल टर्नओवर, यानी वार्षिक कितना टर्नओवर कोई कंपनी करती है और जो उसमें निवेश है उसके आधार पर निर्णय लिया जाएगा। और मैन्युफैक्चरिंग यानी विनिर्माण और सेवा क्षेत्र एक तरह से समान रखा गया। जैसे यहां दो अंतर किए गए थे, इस तरह का अंतर नहीं है। तो अगर विनिर्माण या सेवा क्षेत्र में कोई कंपनी है और वो सूक्ष्म कंपनी कहलाती है, सूक्ष्म क्षेत्र की, तो उसमें जो निवेश है वो 1 करोड़ रुपए से कम का होना चाहिए और टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से कम। अगर कोई लघु उद्योग है तो निवेश 10 करोड़ रुपए से कम, यानी 1 करोड़ रुपए से ज्यादा और 10 करोड़ से कम। और जहां तक टर्नओवर की बात है तो 5 करोड़ से ज्यादा लेकिन 50 करोड़ से कम। इसी के साथ साथ अगर मध्यम उद्योग की बात करें तो निवेश 10 करोड़ से ज्यादा लेकिन 20 करोड़ से कम, और टर्नओवर अगर आप देखें तो 50 करोड़ रुपए से ज्यादा लेकिन 100 करोड़ रुपए से कम। तो ये एमएसएमई की नई लिमिट बनाई गई है। देखिए, वर्तमान में जो टर्नओवर और इन्वेस्टमेंट के आधार पर करा गया है, तो इससे जो एमएसएमई है उनको बैंकों के माध्यम से ऋण या अन्य तरह की सुविधाएं प्राप्त करने में आसानी होगी। तो ये वर्गीकरण करने का एक प्रमुख फायदा एमएसएमई, सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्योगों को इस प्रकार से प्राप्त होगा। इसी आधार पर हमारा एक प्रश्न, अगर आप देखें, एमएसएमई के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। इनका निर्धारण नई परिभाषा में निवेश तथा टर्नओवर पर आधारित है, तो सही है। नई परिभाषा में इन्हें विनिर्माण तथा सेवा क्षेत्र में बांटा गया है, ये गलत है क्योंकि ये पुरानी परिभाषा में था। पहला तो सही है लेकिन ये डिवीजन या बंटवारा नहीं किया गया है, तो पहला केवल सही है, दूसरा गलत है। तो आंसर है आपका ए। पीछे हमने जो पैकेज की बात करी उसी कड़ी में अगर हम देखें तो हमारी अगली न्यूज भी है, फुल गारंटी में पुश बैंक्स टू लैंड। तो यहाँ पर न्यूज ये है कि सरकार के द्वारा जब पूर्ण रूप से किसी लोन पर गारंटी की एक बात कही जाती है तो कहीं ना कहीं गारंटी की जो उपलब्धता दी जाती है तो बैंक भी एक तरह से ऋण प्रदान करने में पीछे नहीं हटते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है उनका जो ऋण है वो कहीं ना कहीं गारंटी के साथ में बंधा हुआ है। तो अगर ऐसा होगा तो बैंकिंग क्षेत्र के द्वारा आसानी से ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। इसी तरह से देखें, जो 45,000 करोड़ रुपए का एक आंशिक गारंटी वाला जो कोष देने की बात की गई है, जिसमें कम रेटिंग के यानी ऐसे ऋण पत्र, गैर बैंकिंग कंपनियां हो या हाउसिंग जो कॉरपोरेशन है उनकी अगर हम बात करें, तो पूर्ण रूप से गारंटी वाले जो फंड हैं वो तो एक तरह से बैंक आसानी से वहां पर ऋण देते हैं। इसी के साथ साथ ऋण पत्र जिनकी रेटिंग बहुत अच्छी नहीं है, यानी ये बहुत अच्छे रिटर्न नहीं दे सकते हैं, इन ऋण पत्रों को भी आने वाले समय में आप देखें तो बैंकों के द्वारा खरीदा जाएगा। अब इसका कारण यह है कि भारत सरकार के द्वारा जो एनबीएफसी हैं यानी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां, उसके अलावा जो हाउसिंग
फाइनेंस कॉरपोरेशन है, आवास को वित्तीय सुविधा देने वाली कंपनियां, और सूक्ष्म वित्त कंपनियां, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, इनके जो ऋण पत्र है जिनकी रेटिंग कम है, उनको खरीदने के लिए भारत सरकार की तरफ से 45,000 करोड़ रुपए का एक फंड दिया गया है। तो बैंक एक तरह से कम रेट वाले, यानी जो बहुत ज्यादा जोखिम के साथ भरे हुए हैं, इस तरह के ऋण पत्रों को भी अब बैंक के द्वारा खरीदा जाएगा। तो अभी तक था कि ऐसी कंपनियां जिनके ऋण पत्र बहुत जोखिम वाले थे, यानी उन पर रिटर्न अच्छे आने की संभावना नहीं थी, उनको आसानी से जो ग्राहक है नहीं मिलते थे। अब भारत सरकार के द्वारा आंशिक रूप से गारंटी के साथ ये 45,000 करोड़ रुपए का जो फंड दिया जा रहा है, तो बैंक कहीं ना कहीं इस तरह के जो कम जोखिम वाले, इस तरह के जो कम रेटिंग वाले जो ऋण पत्र हैं जिनमें जोखिम ज्यादा है, उनको भी एक तरह से खरीदने का कार्य करेंगे। तो ये स्थिति एक तरह से बाजार में तरलता को और ज्यादा बढ़ाने का कार्य करेगी। अगर हम बात करें एनबीएफसी की, यानी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां, तो इनके लिए अगर हम बात करें तो ये ऋण प्राप्त करते हैं कभी कभी बैंकों से। तो अगर बैंकों से ऋण प्राप्त करते हैं तो इनके ऋण पत्र अगर बैंक खरीदेंगे तो एनबीएफसी को भी एक तरह धन प्राप्त होगा, और कहीं ना कहीं ये बाजार में पैसा डालने की स्थिति में आएंगे। तो ये भी एक तरह से तरलता को बढ़ाने का कार्य करेगा। ध्यान रखें, बहुत सारे एनबीएफसी जो बैंक है हमारे, यानी व्यापारिक बैंक, उनके ऊपर निर्भर करते हैं अपनी वित्तीय सुविधाओं के लिए। तो अगर वो समय पर अपने पुराने लोन नहीं देते हैं तो बैंक उनको नया ऋण नहीं देते हैं। तो जो ऋण पत्र पुराने हैं जिसमें जोखिम ज्यादा है, उसको एक तरह से भारत सरकार खरीदने के लिए कुछ गारंटी देने जा रही है। तो बैंक इस तरह के ऋण पत्र खरीदेंगे और एनबीएफसी को धन उपलब्ध कराएंगे। इससे बाजार में अलग अलग गतिविधियों के लिए जो ऋण है वो पहुंचेंगे और अर्थव्यवस्था में तरलता बढ़ेगी। तो एक तरह से गारंटी के साथ और आंशिक गारंटी के साथ जो फंड दिए जा रहे हैं भारत सरकार के द्वारा, इससे अर्थव्यवस्था में तरलता तेजी से बढ़ेगी। हमने अभी जो रियल एस्टेट के बिजनेस के एक तरह से प्रोजेक्ट को एक्सटेंशन देने की बात करी थी, उसी के साथ से जुड़ा हुआ है कि भारत सरकार के द्वारा कहा गया है कि जो भी रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी रेरा में रजिस्टर्ड जो प्रोजेक्ट हैं उनको 6 महीने का एक्सटेंशन दिया जा रहा है कि वो अपने काम को पूरा कर सकते हैं। तो ऐसा अगर होगा तो जो भी कंस्ट्रक्शन बिजनेस में जो पैसा लगा है या जो कंपनियां कार्य कर रही हैं, इनको एक तरह से छूट मिल जाएगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो 25 मार्च को एक तरह से समाप्त हो रहे थे उनकी समय सीमा। तो 6 महीने का एक्सटेंशन मिलने पर कहीं ना कहीं जो रियल एस्टेट का बिजनेस है, इसमें एक तरह से जो नेगेटिव स्थिति दिख रही थी, उसमें सरकार के द्वारा बड़े पैमाने पर सुधार किया जा सकता है। रेरा, आप ध्यान रखें, राज्यों के स्तर पर एक संगठन गठित किया जाता है और इसके द्वारा रियल एस्टेट का जो बिजनेस है उसको भारत में रेगुलेट किया जाता है। रेरा के अगर हम गठन करने की बात करें तो इसे रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट के द्वारा गठित किया गया है। इसी संबंधित हमारा एक प्रश्न है, रेरा के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। यह भारत में रियल एस्टेट क्षेत्र में नियामक संस्था है। ध्यान रखें, हर राज्य में अपनी, जैसे अगर हम तमिलनाडु की बात करें, कर्नाटक की बात करें, तो सबकी कर्नाटक रेरा संस्था या उत्तर प्रदेश रेरा संस्था, तो हर राज्य में एक तरह से रेरा उनकी अपनी संस्थाएं होती हैं और वो एक केंद्रीय कानून से बंधे हैं जिसे हम कहते हैं रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 2016। तो इस एक्ट के द्वारा प्रत्येक राज्यों में रेरा संगठन का गठन किया गया है जो रियल एस्टेट में नियामक संस्था का कार्य करती है। तो अगर आप देखें यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट सही हैं तो आपके इस क्वेश्चन में आंसर आपका हो जाता है सी, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों सत्य हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं लिक्विडिटी लाइफलाइन। भारत सरकार के द्वारा जो 3 लाख करोड़ रुपए का एक कोलेट्रल फ्री, यानी किसी भी तरह की गिरवी रखने की आवश्यकता नहीं है और ऋण लिया जा सकता है। तो इस तरह की सुविधाएं जब एक तरह से एमएसएमई के लिए उपलब्ध कराई गई हैं, जो 45 लाख एमएसएमई को लाभ देगा, तो ये कहीं ना कहीं बड़े पैमाने पर एमएसएमई क्षेत्र की मदद करेगा। इसी के साथ साथ आप देखें कि भारत सरकार की तरफ से एनबीएफसी या हाउसिंग फाइनेंस की कंपनियां हैं या सूक्ष्म वित्त की कंपनियां हैं, उनको बूस्ट करने के लिए 30,000 करोड़ रुपए का एक फंड दिया गया है, यानी उनके जो ऋण पत्र हैं उसको खरीदने के लिए, जिसमें पूर्ण गारंटी भारत सरकार दे रही है। उसी के साथ साथ आंशिक गारंटी के साथ 45,000 करोड़ रुपए का फंड है। जो बिजली डिस्ट्रीब्यूशन की कंपनियां, उनको 90,000 करोड़ रुपए का फंड दिया जा रहा है। तो ये एक तरह से अर्थव्यवस्था में तरलता को बढ़ाने का एक तरीका है। जितनी ज्यादा तरलता बढ़ेगी उतना ही अर्थव्यवस्था आगे बढ़ेगी। अगर आप देखें, जैसे एनबीएफसी की बात करें, तो एनबीएफसी अगर आसानी से धन प्राप्त करेगी तो इसके द्वारा उद्योगों को जो ऋण दिया जाता है वो आसानी से मिलेगा।
उद्योग अगर आसानी से पूंजी प्राप्त करेंगे तो उद्योग की स्थापना करना आसान होगा। अगर उद्योग आसानी से स्थापित होंगे तो रोजगार की अगर हम बात करें तो उसकी संभावनाएं बढ़ेंगी, और उद्योग अगर स्थापित होगा तो अलग अलग अर्थव्यवस्था के जो भाग हैं, वो चाहे इस्पात उद्योग है, सीमेंट उद्योग है, या हमारा जो ईंधन का उद्योग है, इसमें एक तरह से बढ़ोतरी होती है। तो अर्थव्यवस्था में तरलता, आप कह सकते हैं, अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए ईंधन की तरह कार्य करती है। और वर्तमान लॉकडाउन की जो स्थिति वैश्विक स्थिति में चल रही है, वर्तमान लॉकडाउन की जो वैश्विक स्थिति है, इसमें विश्व स्तर पर कहीं ना कहीं जो ईंधन है, यानी जो तरलता है, उसकी कमी है। तो वैश्विक निवेश उतना आकर्षित नहीं हो रहा है अर्थव्यवस्था में। तो भारत सरकार की तरफ से निवेश एक तरह से उपलब्ध कराकर या धन को उपलब्ध करा के निवेश के साधन दिए जा रहे हैं, जिसके माध्यम से अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने का प्रयास किया जा रहा है। इससे संबंधित हमारा एक प्रश्न अगर आप देखें, जो एनबीएफसी से संबंध है, यानी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। इनकी वित्तीय परिसंपत्ति कुल परिसंपत्ति का 50% से अधिक तथा सकल आय का 50% से अधिक वित्तीय परिसंपत्ति से आना चाहिए। देखिए, यानी कोई एनबीएफसी है, उसके पास मान लीजिए कुल परिसंपत्ति मतलब कैश या अन्य तरह के जो निवेश है सब मिलाकर मान लीजिए 100 रुपए है, तो उनके पास 50 रुपए से ज्यादा जो पैसा है वो एक तरह से वित्तीय परिसंपत्ति होनी चाहिए, यानी वित्तीय रूप में एसेट होना चाहिए। इसी के साथ साथ उनकी जो कुल आय होती है उसका 50% से ज्यादा भी वित्तीय परिसंपत्तियों से आना चाहिए, तभी उनको गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी का दर्जा दिया जाता है, जिसको आप एनबीएफसी भी कहते हैं। तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा, इन्हें आरबीआई के द्वारा विनियमित किया जाता है, तो रेगुलेट करने का काम भी आरबीआई के द्वारा किया जाता है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है, तो दोनों सही है, तो आंसर है यहाँ पर सी। नेक्स्ट देखते हैं, लोकल मोटिव। पीएम मोदीज कॉल फॉर नेशनल सेल्फ रिलायंस माइट बी अंडरमाइंड इफ इट टर्न्स ओवरली एम्बिशियस। तो भारत सरकार के द्वारा आत्मनिर्भरता और घरेलू उद्योग को बढ़ाने के लिए जो 20 लाख करोड़ का एक पैकेज घोषित किया गया है, तो इसको एक तरह से काफी महत्वाकांक्षी माना जा रहा है। और ध्यान रखें कि इस तरह के पैकेज की आवश्यकता क्यों पड़ी है, क्योंकि वर्तमान समय में जो भूमंडलीकरण है वो एक तरह से असफल होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि कोविड-19 के प्रभाव के कारण वैश्विक स्तर पर जो लेन देन है वो बहुत ज्यादा नहीं है। तो अर्थव्यवस्था को चलाने का एक सिंपल और मूल मंत्र है कि आप अपनी घरेलू अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाएं। भारत के लिए अगर हम बात करें तो भारत विश्व के सबसे बड़े बाजार में से एक है। तो अगर हमारे घरेलू उद्योग भारत के घरेलू बाजार को ही पूर्ण रूप से अगर अपनी जो सामान है उपलब्ध करा पाएं और उच्च गुणवत्ता के साथ और सही मूल्यों के साथ, तो हमारी अर्थव्यवस्था को एक तरह से गति प्राप्त हो सकती है। इसी सिद्धांत के ऊपर एक तरह से सरकार ने इतने बड़े पैकेज की घोषणा की है। और इस कोविड-19 महामारी में एक चीज जो सबसे ज्यादा प्रत्यक्ष रूप में दिखाई पड़ी है कि कहीं ना कहीं ग्लोबलाइजेशन की अपनी एक सीमाएं हैं। अगर आप देखें तो बहुत से ऐसे देश हैं जहां पर मास्क की कमी हो गई, वेंटिलेटर्स की कमी हो गई, या अन्य तरह के सैनिटाइजर हैं, इनकी कमी हो गई। तो ये एक बहुत बेसिक सी आवश्यकताएं हैं, और दुनिया के अर्थव्यवस्थाओं में अलग अलग देशों में इसकी कमी क्यों हुई, क्योंकि बहुत सारे देश इस तरह के जो उत्पाद है उनके लिए चीन पर निर्भर हो गए। अगर हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका अपने बहुत सारे उत्पादों के बड़े भाग के लिए चीन पर निर्भर करता है, और जैसे ही चीन से इस तरह के जो निर्यात है वो बंद हुए, अमेरिका या यूरोपीय अर्थव्यवस्थाओं में समस्या आई और हमारी अर्थव्यवस्था में भी समस्या आई। तो हम वर्तमान में जो हमें सबक मिल रहा है उसी को लेकर आगे बढ़ रहे हैं कि हमें अपने घरेलू उद्योग को मजबूत करना है, क्योंकि इस तरह के संकट भविष्य में भी आ सकते हैं, और ऐसी स्थिति में हमारे घरेलू उद्योग ही हमारी अर्थव्यवस्था को बचाएंगे। तो ग्लोबलाइजेशन की जो सीमाएं हैं वो यहाँ पर दिखी हैं, लेकिन जो घरेलू उद्योग है उसको हम सीमाओं में नहीं बांधते हैं। हम इसको एक तरह से असीमित रूप से बढ़ने का मौका देंगे, और सरकार के द्वारा ये जो पैकेज लाया गया है ये एक तरह से घरेलू अर्थव्यवस्था या मेक इन इंडिया को आगे बढ़ाने का प्रयास है। इसी कड़ी में आप देखें तो हमने एक मेंस का आपको क्वेश्चन दिया है जो जीएस थर्ड पेपर में आपका इकोनॉमी से संबंधित है। कोविड-19 महामारी ने विश्व को भूमंडलीकरण से घरेलू अर्थव्यवस्था की ओर जाने को मजबूर किया है। कथन को उदाहरणों के माध्यम से स्पष्ट करें। तो उदाहरण की अगर आप देखें तो चाहे हम मास्क की बात करें या सैनिटाइजर्स की बात करें या पीपीई की बात करें जो स्वास्थ्य कर्मियों के द्वारा पहने जाते हैं, इनकी विभिन्न देशों में कमी हुई क्योंकि इसके सबसे बड़े उत्पादक के रूप में था चीन। तो चीन में अगर एक तरह से अर्थव्यवस्था में बंदी हुई तो उसका असर दुनिया के और देशों पर पड़ा। तो आप इसे भूमंडलीकरण का सबसे नकारात्मक एक प्रभाव बता सकते हैं कि अगर कुछ देशों में हम उत्पाद के लिए निर्भर हो जाएंगे तो दुनिया के अलग अलग देशों की अर्थव्यवस्थाएं चलना संभव नहीं है। इसी आधार पर आप एग्जाम्पल के साथ में वो चाहे मास्क के लिए हो या पीपीई के लिए हो, आप एक तरह से बता सकते हैं।
इसका एक उदाहरण और अगर आप देखें तो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन की अगर हम बात करें, ये मलेरिया की एक सामान्य दवा है। अमेरिका जैसे देशों में मलेरिया का बिल्कुल प्रभाव नहीं है, तो वहाँ उसका उत्पादन नहीं होता है, और भारत इसका बड़े पैमाने पर उत्पादन करता है, और इस दवा का कोविड-19 के इलाज में अच्छा असर देखा गया। तो अमेरिका को इसकी आवश्यकता थी। भारत अपनी जरूरत के लिए इन दवाओं को एक तरह से भंडार करना चाहता था, इसीलिए भारत ने कुछ समय के लिए इसके निर्यात को रोक दिया। तो अमेरिका ने एक तरह से भारत से इसको मंगाने के लिए भारत पर दबाव डाला। तो आप समझ सकते हैं कि एक सामान्य सी दवा, जो अमेरिका जैसी एक शक्तिशाली अर्थव्यवस्था जहां पर अनुसंधान इतने बड़े स्तर पर किए जाते हैं, वहां पर इस तरह की दवा की कमी है। तो ये भूमंडलीकरण के एक नकारात्मक प्रभाव के रूप में आप दिखा सकते हैं कि एक सामान्य सी दवा है, वो भूमंडलीकरण के प्रभाव के कारण विश्व की सबसे शक्तिशाली अर्थव्यवस्था में भी उपलब्ध नहीं थी। तो इन उदाहरणों के माध्यम से आप कह सकते हैं कि भूमंडलीकरण के अपने कुछ सीमाएं हैं, और घरेलू अर्थव्यवस्था की ओर बढ़कर हम आने वाले समय में अगर इस तरह की महामारी जैसी स्थिति फिर से आती है, तो हम अपनी अर्थव्यवस्थाओं को बचा सकते हैं। और भारत के एग्जाम्पल के साथ में आप इसमें एक तरह से फाइनली कंक्लूड कर सकते हैं, और आप बता सकते हैं कि भारत ने आत्मनिर्भर होने के लिए किस तरह से 20 लाख करोड़ रुपए का एक पैकेज घरेलू अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए प्रारंभ किया है। नेक्स्ट न्यूज पर हम आते हैं। आर्मी प्रपोजेस 3 ईयर एक्सटेंड फॉर सिविलियंस। तो देखिए, जो सिविलियन लोग हैं उनको सेना में 3 साल के छोटे सर्विस के लिए लाने की एक तरह से तैयारी भारतीय सेना के द्वारा की जा रही है, और इसे टूर ऑफ ड्यूटी टीओडी के नाम से एक तरह से जाना जाएगा, क्योंकि इसमें कहा यह जा रहा है कि भारतीय सेना के द्वारा जो भी खर्च अपनी पेंशन और वेतन पर किया जा रहा है, वो उनके कुल खर्चे का काफी बड़ा हिस्सा है। अगर हम वर्तमान में देखें तो 60% उनके कुल खर्चे का भाग है, वो एक तरह से वेतन और साथ साथ जो पेंशन है उसके पार्ट में एक तरह से देने में खर्च होता है। तो आर्मी के जो मॉडर्नाइजेशन है, जो आधुनिकीकरण किया जाना है, उसके लिए बहुत ज्यादा संसाधन उसके पास नहीं बचते हैं। तो उनकी कोशिश है कि 3 साल के छोटे कोर्स के माध्यम से जो खर्च किया जा रहा है एक तरह से पेंशन के रूप में या वेतन के रूप में, उसमें कटौती की जाए, जिसके माध्यम से सेना के मॉडर्नाइजेशन पर खर्च किया जाए। अगर आप एक एग्जाम्पल यहां पर देखें तो एक एग्जाम्पल के माध्यम से यह बताया गया है, यहां पर एक अध्ययन करके बताया गया है कि अगर शॉर्ट सर्विस कमीशन में कोई भी पुरुष या महिला सेना से रिटायरमेंट लेता है, अगर 10 साल और 14 साल में, अगर 10 साल में वो रिटायरमेंट लेता है, तो जो भी उस पर ट्रेनिंग का खर्चा आता है या उसको एक तरह से अलाउंस, ग्रेचुटी या अन्य तरह के जो पैकेज दिए जाते हैं, वो सब मिलाकर उसको लगभग 5.12 करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं। और अगर वो 14 साल के लिए सेवा में रहता है तो उस पर 6.83 करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं। इसी के साथ साथ आप देखें कि अगर शॉर्ट सर्विस कमीशन के जो अधिकारी हैं उनमें से देखा गया है 50 से 60% परमानेंट कमीशन ले लेते हैं और कम से कम 54 साल की एज तक एक तरह से कार्य करते हैं। तो ये जो पेंशन का हिस्सा उनको एक्स्ट्रा जाता है, तो अगर वो परमानेंट कमीशन ले लेते हैं और 54 साल की एज तक कार्य करते हैं, तो कहीं ना कहीं माना जाता है कि उनके ऊपर खर्चा और बढ़ता है। इसके विपरीत अगर 3 साल के लिए सिविलियंस को सेना में रखा जाता है, तो उनके ऊपर जो 3 साल में खर्चा है ये 80 से 85 लाख मात्र रहेगा। तो आप अंतर देख सकते हैं कि लगभग अगर आप देखें 5 करोड़ आप मान लें और यहाँ 80 मान लें, तो कहीं ना कहीं 5 गुने का अंतर आता है। तो 80 लाख और ये 5 करोड़, तो कहीं ना कहीं 4 करोड़ के आसपास जो रुपए हैं वो एक व्यक्ति में बचाए जा सकते हैं। तो ये एक बड़ी बचत होगी और सेना के आधुनिकीकरण में खर्च की जा सकती है। इसी तरह से अगर हम सेना के सामान्य जवान की बात करें तो 17 साल की अगर वो सेवा में एक तरह से रहता है, और दूसरी तरफ अगर हम बात करें कि टूर ऑफ ड्यूटी यानी टीओडी में अगर कोई सेना का जवान 3 साल के लिए रहता है, तो अंतर आप देखें कि सामान्य जो सेना का जवान है, अगर हम सामान्य सेना के जवान की बात करें तो उसके नौकरी में रहते हुए और पेंशन अन्य सुविधाओं पर लगभग 11.5 करोड़ रुपए एक जवान पर खर्च किया जाता है। यानी अगर ऐसे 1000 जवानों की जगह ये 3 साल के लिए ड्यूटी पर सेना में जवान शामिल किए जाएं, तो लगभग 11,000 करोड़ रुपए की बचत हो सकती है। तो ये काफी हैरानी करने वाले आंकड़े हैं जो सेना के द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं कि अगर इस तरह से उसके द्वारा 3 साल के लिए सेना में लोगों को शामिल किया जाता है, तो उसके खर्चे में कमी आएगी और उसके आधुनिकीकरण और सेना के आधुनिकीकरण करने की जो प्रक्रिया है उसमें एक तरह से बढ़ोतरी होगी। अगर हम इसके लाभ की बात करें तो इस तरह से 3 साल के लिए जो टूर ऑफ ड्यूटी पर एक तरह से आएंगे, तो रिटायर होने पर वो सामान्यतः 26 से 27 साल की एज में रहेंगे। और ऐसे लोगों को अगर हम बात करें तो जो उद्योग जगत है या कॉरपोरेट जो क्षेत्र है वो आसानी से स्वीकार करता है। और अगर सेना का 3 साल का उनका अनुभव है तो कहीं ना कहीं उन्हें कॉरपोरेट में जॉब मिलने में आसानी रहती है। यानी अगर हम दोनों पहलू देखें तो सेना के लिए बचत है और साथ साथ
जो हमारा कॉर्पोरेट क्षेत्र है या अन्य अर्थव्यवस्था के भाग हैं, वहां पर भी एक तरह से आर्मी के डिसिप्लिन से निकले हुए अधिकारी मिलेंगे। तो दोनों तरफ पर लाभ पर एक तरह से भारतीय सेना विचार कर रही है और जल्दी इस तरह के जो कोर्स है उसके बारे में घोषणा की जा सकती है। भारतीय सेना के संबंध में आप देखें, सेना अपने बजट का 60% भाग वेतन तथा पेंशन में व्यय करता है। और दूसरा, 2020-21 में कुल रक्षा बजट 4.71 लाख करोड़ रुपए था। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, तो यहां पर आंसर है आपका सी। नेक्स्ट पर हम आते हैं, इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स विल सून बी ऑपरेशनल। देखिए भारत में अगर आप देखें तो अभी जितना भी हिस्सा है, चाहे टैंकों की बात करें या अगर हम बात करें जो तोप यूज होती है या जो पैदल सैनिक है या जो सिग्नल का हिस्सा है, यानी जो सूचना के एक तरह से उपकरण संचालित करते हैं, तो ये इससे अलग अलग कार्य करते हैं। तो ये जो आईबीजी बनाया जा रहा है, इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप, इनमें क्या किया जाएगा कि लगभग टैंक या तोप का भाग या पैदल सैनिक है, सिग्नल है, उन सबको कंबाइन करके एक तरह से ग्रुप बनाए जाएंगे भारतीय सेना में, जिससे उनकी कार्य करने की जो क्षमता है उसको बढ़ाया जा सके और आपस में अलग अलग सेना के भागों में जो इंटीग्रेशन है उसको बढ़ाया जा सके। सेना के अलग अलग भागों में आपस में जो एकीकरण है वो मजबूत किया जा सके। और ये जो आईबीजी हैं ये थ्रेट, टेरेन और टास्क के आधार पर बनाए जाएंगे, यानी कैसा थ्रेट परसेप्शन है उसके आधार पर गठित होंगे। कैसी टेरेन है, जैसे पहाड़ी इलाकों के लिए अलग है, रेगिस्तानी क्षेत्र के लिए अलग है, या कोई मान लीजिए नदी या इस तरह से जल भराव का क्षेत्र है वहां के लिए अलग होगा। और टास्क क्या है, कहीं पर मान लीजिए सर्जिकल स्ट्राइक करनी है या सामान्य किसी युद्ध में भाग लेना है, तो ये आईबीजी का जो गठन है वो अलग अलग तरीके से किया जाएगा। तो जैसी आवश्यकता होगी उसके हिसाब से ये थ्रेट, टेरेन और टास्क के हिसाब से गठित किया जाएगा। और सूचना मिलने पर यह 12 से 48 घंटे में किसी भी स्थान पर एकत्रित होकर किसी भी तरह के ऑपरेशन में अपने आप को प्रारंभ कर सकते हैं। आईबीजी इसके लिए कहा जा रहा है कि इनको जो हेड करने का काम है वो मेजर जनरल रैंक का अधिकारी है उसके द्वारा किया जाएगा। और कोविड-19 के कारण जो चीजें हैं वो अभी रुकी हुई हैं और जल्दी सेना के द्वारा इसके ऊपर तेजी से कार्य किया जाएगा, जिससे सेना के अलग अलग भागों के बीच में कोऑर्डिनेशन को बढ़ाकर उसकी मारक क्षमता को बढ़ाया जा सके। प्रश्न हम देखते हैं, इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। इसका गठन थ्रेट, टेरेन तथा टास्क सिद्धांत पर किया गया है, बिल्कुल सही है। प्रत्येक आईबीजी को एक मेजर जनरल रैंक का अधिकारी संचालित करेगा, दोनों यहां पर आपके सही हैं, तो आपका आंसर है सी। 3.6 मिलियन इन यूएस फंडिंग टू इंडियन लैब्स में बी डिलेड। देखिए अमेरिका की एक संस्था है सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल, सीडीसी, इसके द्वारा भारत के कुछ संस्थानों को, कुछ लैब को अनुसंधान करने के लिए लगभग 3.6 मिलियन अमेरिकी डॉलर का फंड दिया जा रहा था। इस फंड को एक तरह से भारत सरकार के द्वारा रोक दिया गया है। अगर हम सीडीएस के फंड की बात करें तो ये फंड बेसिकली दिया जा रहा है मणिपाल सेंटर फॉर वायरस रिसर्च, एमसीवीआर को दिया जा रहा था और इसको एक तरह से रोक दिया गया है और इसका जो कार्य है वो भी भारत सरकार के द्वारा आदेश के द्वारा बंद कर दिया गया है। और भारत सरकार का जो गृह मंत्रालय है उसके द्वारा ये ऑर्डर दिए गए हैं कि जो सीडीएस संस्था है अमेरिका की, उसके इस फंडों को भारत के लैब में अब नहीं दिया जाएगा। तो ध्यान रखें, इसको रोकने का कारण क्यों है? कारण बेसिकली है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट एफसीआरए 2010। एफसीआरए 2010 ये कहता है कि कोई विदेशी अनुदान दे सकता है किसी एनजीओ को या कोई इंस्टीट्यूट जो रजिस्टर्ड है एफसीआरए में। यानी एफसीआरए में अगर एनजीओ या कोई संस्था रजिस्टर्ड है तो उसमें विदेशी अनुदान आ सकता है। लेकिन इसके साथ साथ एफसीआरए में कहा गया है कि अगर कोई विदेशी दान करने वाली संस्था है और उसको वॉच लिस्ट यानी भारत सरकार के द्वारा निगरानी सूची में रखा गया है या प्रायर परमिशन यानी पहले से अनुमति लेने की श्रेणी में डाला गया है। दो श्रेणियां आप ध्यान रखें, अगर कोई संगठन वॉच लिस्ट में है, निगरानी सूची में, और पूर्व अनुमति लेने की सूची में शामिल है, तो वो सीधे तौर पर भारत में किसी संस्थान को अनुदान नहीं दे सकता है। और इसी श्रेणी में एक तरह से ये मणिपाल सेंटर फॉर वायरस रिसर्च एमसीवीआर को पाया गया है। इसी कारण से भारत सरकार ने अमेरिका की संस्था का जो फंड है इसमें आ रहा था उस पर रोक लगा दी है। इसी पर आधारित हमारा क्वेश्चन है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010 के द्वारा निम्न में कौन विदेशी योगदान नहीं ले सकता है? आप देखें, किसी चुनाव में खड़ा हुआ उम्मीदवार, रजिस्टर्ड अखबार का मालिक, संपादक, कार्टूनिस्ट आदि जो भी कार्य करते हैं, न्यायाधीश, सरकारी कर्मचारी, तो ये सभी एक तरह से प्रतिबंधित सूची में हैं। ये लोग विदेशी अनुदान नहीं ले सकते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर 1 2 3 4 सभी लोग प्रतिबंधित हैं इस फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010 के द्वारा किसी भी तरह का विदेशी अनुदान लेने के लिए। नेक्स्ट हम इस पर आते हैं, पॉम्पी मीट्स
नेतन्याहू टू डिस्कस वेस्ट बैंक एनेक्सेशन। देखिए कोविड 19 के इस समय में अमेरिका के जो विदेश मंत्री हैं माइक पॉम्पी, उन्होंने इजराइल का दौरा किया है और कारण यह है कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में जो वेस्ट बैंक का इलाका है उसको लेकर एक तरह से विवाद बढ़ गया है। माना जा रहा है कि इजराइल के द्वारा हमले करके जो वेस्ट बैंक का बड़ा क्षेत्र है उसको नियंत्रित करने का प्रयास किया जाएगा। अगर हम ये इजराइल का हिस्सा देखें तो ये व्हाइट जो पार्ट है वो इजराइल का पार्ट है और ये जो हिस्सा है वेस्ट बैंक, इसमें कुछ इलाकों में इजराइल का नियंत्रण है और कुछ इलाकों में फिलिस्तीन की सरकार चलती है। इसके अलावा ये गाजा पट्टी का जो इलाका है जो भूमध्य सागर के साथ एक तरह से तट बनाता है, तो ये इलाके पर एक तरह से फिलिस्तीन की सरकार का नियंत्रण है, अन्यथा ये पूरा इलाका एक तरह से इजराइल का है। अगर आप वेस्ट बैंक को देखें तो एक तरफ ये जॉर्डन से घिरा हुआ जॉर्डन देश, इधर आपका ये इजराइल से, और ये मृत सागर से दक्षिणी हिस्सा अगर आप देखें वेस्ट बैंक का तो ये डेड सी या मृत सागर से घिरा हुआ है। इसी के साथ साथ आप ध्यान रखें कि ये जो वेस्ट बैंक का पार्ट है ये इजराइल के द्वारा जॉर्डन पर एक तरह से हमला करके ही कब्जे में लिया गया है, तो इसके बड़े इलाके को और ज्यादा कब्जे करने के लिए इजराइल के द्वारा एक सैनिक कार्रवाई यहां पर प्रस्तावित है और इसी कारण से अमेरिका के जो विदेश मंत्री माइक पॉम्पी, उन्होंने इजराइल का दौरा किया है और संभावित इस तरह का जो हमला है वो जल्दी हो सकता है इजराइल के द्वारा संपादित किया जाए। इस तरह के हमले को आप वर्तमान में इजराइल फिलिस्तीन की जो समस्या को लेकर अमेरिका के द्वारा एक जो हल बताया गया है उसके नजर में भी देख सकते हैं, जिसमें इजराइल के बड़े क्षेत्र को एक तरह से अमेरिका ने स्वीकार किया है और फिलिस्तीन को काफी छोटे क्षेत्र में एक तरह से दिया गया है, तो ये एक तरह से विवादित है। तो इसीलिए वेस्ट बैंक पर जो कब्जा होगा ये कहीं ना कहीं इजराइल बढ़ाना चाहता है, क्योंकि ध्यान रखें वेस्ट बैंक का पार्ट, गोलन हाइट्स की अगर हम बात करें और गाजा स्ट्रिप, ये एक तरह से विवादित क्षेत्र हमेशा रहे हैं इजराइल और फिलिस्तीन की अगर हम बात करें। उसी के साथ साथ जेरूसलम राजधानी को लेकर फिलिस्तीन और इजराइल दोनों इसे अपने प्रमुख शहर मानते हैं, तो जेरूसलम को लेकर भी एक बड़ा विवाद रहा है। इसी संबंधित आपका एक प्री का क्वेश्चन अगर आप देखें ये मैप से संबंधित है कि निम्न में से कौन वेस्ट बैंक को चारों तरफ से घेरे हैं। तो अगर आप वेस्ट बैंक का इलाका देखें, अभी हमने मैप में देखा तो जॉर्डन, इजराइल, डेड सी, तो ये एक तरह से चारों तरफ से लैंड से घिरा हुआ है। सिर्फ जो डेड सी का पार्ट है वो एक तरह से यहाँ पर जली सीमा इसकी बनाता है। तो अगर आप अपने ऑप्शन में देखें तो जॉर्डन, इजराइल और मृत सागर, भूमध्य सागर के साथ इसकी सीमा नहीं बनती है, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। यहां पर एक न्यूज है 75 बोको हरम मिलिटेंट्स किल्ड इन नाइजर ऑपरेशंस। बोको हरम की अगर हम बात करें तो नाइजीरिया के उत्तरी भागों में एक तरह से कार्य करने वाला कि एक ये इस्लामिक कट्टरपंथी आतंकवादी समूह है और इसके द्वारा बड़े पैमाने पर नाइजीरिया प्रमुख रूप से और आसपास के देशों में आतंकवादी हमले किए गए हैं। बोको हरम की अगर हम बात करें तो बोको हरम एक तरह से नाइजीरिया में एक वहां की क्षेत्रीय भाषा है हौसा, उस भाषा में एक तरह से यह शब्द प्रयोग किया जाता है, तो ये हौसा भाषा का एक तरह से शब्द है बोको हरम। और बोको हरम का अगर इंग्लिश मतलब देखें तो वेस्टर्न एजुकेशन इज, तो एक तरह से बोको हरम का मतलब है अगर इंग्लिश में देखें वेस्टर्न एजुकेशन इज फॉरबिडन। इसका अगर आप हिंदी में लिखें तो पश्चिमी शिक्षा है उसको पूरी तरह से प्रतिबंधित करना, ये बोको हरम का मतलब होता है। तो पश्चिमी सभ्यता से जो भी जुड़े हुए एक तरह से सांस्कृतिक काम है उनको बोको हरम रोकता है। इसमें अगर आप देखें टी शर्ट पहनना या महिलाओं को शिक्षा देना या महिलाओं को अन्य तरह के अधिकार देना, इन सबको बोको हरम एक तरह से विरोध करता है। और इसी कारण से आप देखें कि इसका जो गठन है वो किया गया था 2002 में इस्लामिक मूल्यों को बढ़ावा देकर एक कट्टरपंथ के आधार पर शरीयत के हिसाब से कानून चलाया जाए इस नाइजीरिया के भाग में। इसके लिए 2002 में इसे गठित किया गया और इसकी आतंकवादी गतिविधियों के कारण ही 2013 में अमेरिका के द्वारा इसको आतंकवादी समूह घोषित किया गया और 2009 में इसने एक तरह से सैनिक हमले करने भी शुरू कर दिए नाइजीरिया के अलग अलग क्षेत्रों में, जिससे कि ये नाइजीरिया में एक तरह से खलीफात की स्थापना कर सके, जैसा इस्लामिक स्टेट के द्वारा बात की गई थी। तो उसी तरह से बोको हरम के द्वारा भी कार्य किया जा रहा है कि नाइजर में एक ऑपरेशन के माध्यम से बोको हरम के जो 75 आतंकवादी थे उनको मार गिराया गया। और अगर आप ये देखें तो ये जो बॉर्डर है ये एक तरह से नाइजर, नाइजीरिया और जो चाड की सीमा है उसके साथ से एक तरह से लगता हुआ क्षेत्र है जहां पर इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है। अगर आप यहां पर देखें तो ये चाड देश है, ये नाइजर और ये नाइजीरिया। तो नाइजीरिया का जो उत्तरी इलाका है ये बोको हरम के सबसे ज्यादा प्रभाव का क्षेत्र है। तो आप कह सकते हैं एक तरह से तीनों के जो ये तीनों देशों के एक तरह से जो मिलने के स्थान है, इन स्थान पर इस तरह से ये ऑपरेशन किया गया है जिसमें बोको हरम के आतंकवादियों को मारा गया है। अब इससे संबंधित एक प्री का छोटा सा क्वेश्चन है,
इससे संबंधित प्री का आप क्वेश्चन देख लें। बोको हरम आतंकवादी समूह किस देश में प्रमुख रूप से सक्रिय है? नाइजीरिया, घाना, नाइजर, बुर्किना फासो। तो ध्यान रखें, ये नाइजीरिया का प्रमुख आतंकवादी समूह है। ये हमारा 14 मई 2020 का समाचार विश्लेषण था। आने वाले दिनों में हम अन्य दिन के समाचार विश्लेषण आपको इसी तरह से उपलब्ध कराते रहेंगे। धन्यवाद।